Hi everyone, today we're doing anterior abdominal wall and the book I'm referring to is BD. Right, so first of all, बिल्कुल शुरू में it says कि it shouldn't be referred to as anterior abdominal wall. Instead, it should be called anterolateral abdominal wall क्योंकि it just doesn't include the front, but it also includes the side walls of the abdomen. तो इसे anterior या anterolateral abdominal wall कहना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? अब there are few processes and there are few surface landmarks that we'll go over and then we'll quickly move आगे. सबसे पहले ये जो abdominal wall है कहाँ से कहाँ तक extend करती है तो हमारे पास बीच में यहाँ होता है sternum पड़ा हुआ राइट sternum का एक ऊपर मेनूब्रियम होता है एंड नीचे इसका xiphoid process होता है तो xiphoid process से शुरू होती है और यहाँ आपके pubic symphysis तक एक्सटेंड करती है एब्डोमेन तो इफ एनीवन आस्क यू कि एब्डोमेन कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करती है एब्डोमिनल वॉल कहाँ से एक्सटेंड करता है तो फ्रॉम द xiphoid process to the pubic symphysis that's it so we've gotten that out of the way up there are few things that we need to cover so that is transpyloric plane and let me just show you a diagram for that अगर यहाँ देखें so you will notice that there is this plane right here this is known as transpyloric plane यहाँ तो जब भी हम quadrants बनाते हैं तो quadrants में जो सबसे ऊपर वाली लाइन होती है ना इधर this one horizontal that is referred to as transpyloric plane ठीक है और उसके नीचे जो है उससे कहते हैं transtubercular plane राइट अब ट्रांसपाइलोरिक प्लेन आपको समझ आ गई और ट्रांसट्यूबरकल ये दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन्स हैं जब भी हम क्वाड्रेंट्स को ड्रॉ कर रहे हैं तब वहां आती हैं ठीक है now this is an imaginary transpyloric plane specifically it's an imaginary transverse plane and it passes through the tips of the ninth costal cartilages and posteriorly through the lower part of the first lumbar vertebrae. इसके लिए अगर आप अपनी बुक देखें BD page number 233 there in this diagram 16.1 you will notice कि transpyloric plane कहाँ से गुजरी होती है it passes through L1 जो लोअर बॉर्डर है ना L1 का उस वहां से यू विल हैव द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन ठीक है उसके बाद अ, आती है ये ट्रांसट्यूबरक्युलर प्लेन ये कहाँ से पास करी होती है ये L5 से पास करी होती है ठीक है तो लोअर बॉर्डर ऑफ L1 से ट्रांसपाइलोरिक और L5 के बीच में से यू विल हैव योर ट्रांसट्यूबरक्युलर ठीक है और इनके बीच में हमारे वो सारे क्या होते हैं वी हैव ऑल द क्वाड्रेंट्स ठीक है तो अगर मैं क्वाड्रेंट बना रही हूँ तो ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है ठीक है एक्चुअली इसके बीच में ठीक है तो दिस इज ट्रांसपाइलोरिक एंड दिस इज ट्रांसट्यूबरकल सो वी गॉट दिस आउट ऑफ द वे ठीक है तो ट्रांसपाइलोरिक ट्रांसट्यूबरक्युलर राइट और अब इसकी दूसरी सिग्निफिकेंस ये है अगर ट्रांसट्यूबरक्युलर का अगर आपको याद रखना है तो for that let's read this it's an imaginary horizontal line in the surface anatomy crossing the abdomen at the level of the iliac tubercles तो ये iliac tubercles के देखो ये iliac tubercles है ना उसके लेवल पर क्रॉस कर दिया it's known as transtubercular ऊपर वाले क्या है transpyloric अब इन्हीं के बीच में एग्जैक्टली किधर आई टेल यू यहाँ बिल्कुल इधर एक और भी होती है उसको कहते हैं सब कोस्टल दैट इज नोन एज सब कोस्टल प्लेन तो ऊपर वाला ट्रांसपाइलोरिक था नीचे वाला ट्रांसट्यूबरकल था यहाँ है सब कोस्टल प्लेन और ये किधर होती है ये L3 जो है ना इसके बीच में L2 आएगा तो ये L3 के अपर बॉर्डर पर ये L3 है इसके अपर बॉर्डर से तो ट्रांसपाइलोरिक L1 के लोअर बॉर्डर से गुजर रही है ट्रांस ट्यूबरक्युलर L5 के मिडल से और सब कोस्टल L3 के अपर बॉर्डर से ठीक है अपर लोअर बॉर्डर ये इतनी डिटेल में जानना नहीं चाहिए आपको मतलब इट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो दैट इन्फॉर्मेशन बट जस्ट सो दैट यू हैव अ क्लियर पिक्चर आई एम टेलिंग यू ऑल द डिटेल्स ठीक है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे क्वाड्रेंट्स जब बना रहे हैं तो ये ट्रांसपाइलोरिक है ये ट्रांसट्यूबरक्युलर है और इसके बीच में सब कोस्टल है ठीक है सब कोस्टल इज वेरी क्लोज टू द इम्बलाइकस यहाँ ही फिर आपका इम्बलाइकस होगा इम्बलाइकस किधर होता है अब इम्बलाइकस की भी लोकेशन जान लेते हैं ये L3 है और लेट्स सपोज ये L4 है ठीक है इसके बिल्कुल बीच में इधर दिस इज योर इम्बलाइकस ठीक है सो इफ एनीवन आस्क्स यू तो नाउ यू हैव अ क्लियर कट आइडिया कि ये हमारे क्वाड्रेंट्स हैं राइट और इस क्वाड्रेंट के बीच में इम्बलाइकस है राइट और ये कौन सा रीजन है L3 और L4 के बीच में तो अगर आप इफ यू टचिंग योर इम्बलाइकस यू नो इसके बिल्कुल ऊपर L3 वर्टिब्री है इसके बिल्कुल नीचे L4 वर्टिब्री है दैट्स हाउ यू शुड नो कि इसके ऊपर L3 वर्टिब्री है L4 से दिस इज नॉट समथिंग दैट यू जस्ट नीड टू लर्न आपको पता भी होना चाहिए कि दिस इज हाउ एनाटॉमी वर्क्स ठीक है तो अब वी आर डन विद द ट्रांसपाइलोरिक प्लेन तो मैं इसको कट कर देती हूँ यहाँ से और उसके बाद ये ट्रांसट्यूबरक्युलर ट्यूबरकल्स ऑफ द iliac tubercle से गुजरती है iliac tubercle से गुजरती है then we have the infrasternal angle this is also something you need to know it's also known as a subcostal angle ये this is formed between the right and the left coastal margins तो ये coastal margin है ये भी coastal margin है तो उनके बीच में infrasternal या subcoastal angle है so recap मैं क्या कह रही थी linea alba का बताया मैंने आपको और linea semilunaris का बताया ठीक है linea alba is the vertical groove which marks the position of the underlying linea alba and this divides interior abdominal
wall into right and left halves. जबकि linea semilunaris, it's a curved vertical groove, right? And very important, it corresponds to the lateral margin of rectus abdominis. अब rectus abdominis क्या है? This is a muscle which is very commonly referred to as the six pack muscle. तो जो six pack muscles जो होते हैं उन्हें rectus abdominis. A lot of teenagers and even the young adults and even adults in general, they are really focused in making in forming six packs. So six packs exactly कौन से muscles होते हैं? These are rectus abdominis muscles. ठीक है? So here also you can see uh, rectus abdominis muscles की image ये है. ठीक है? तो ये इनका जो lateral जो border है ना, that corresponds with the linea semilunaris. आप देख भी सकते हैं इधर, ये देखें very closely it is are related to the linea semilunaris. ठीक है, ये बात होगी. अब दूसरी very important umbilicus को वापस से मैं रिवाइज कर रही हूँ, L3 L4. Whenever you're touching your umbilicus, you should know उसके बिल्कुल ऊपर lumbar vertebrae 3 उसके नीचे lumbar vertebrae 4 है. ठीक है, अब उसके बाद we have renal angle. Renal angle is also called costovertebral angle. Costovertebral angle, renal angle. This is formed. This is an angle which is between the last rib and outer border of the erector spinae. तो जो last rib है, ये जो 12th rib है, इसके बीच में, and then इरेक्टर स्पाइनी का जो आउटर बॉर्डर है उसके बीच में यू विल हैव द रीनल एंगल. ठीक है, अब इरेक्टर स्पाइनी क्या है? ये एक मसल है बिल्कुल ऐसे. ठीक है, ये देखें, ये इरेक्टर स्पाइनी है. अब इसके बीच में ये लास्ट रिब है. ठीक है, लास्ट रिब और इरेक्टर स्पाइनी के बीच में जो एंगल है इसको कॉस्टो वर्टिब्रल एंगल या रीनल एंगल कहते हैं. ठीक है, इरेक्टर स्पाइनी आई होप अब आपको समझ आ रही है. बिल्कुल ऊपर सर से आ रहा है, नीचे तक जा रहा है. तो इट्स अ वेरी ह्यूज मसल, वेरी ह्यूज मसल. देखिए कैसे ऊपर, मतलब it expands the entire length of your entire back from extending from your neck to the pelvis. तो फिर ये इरेक्टर स्पाइनी मसल है और इसके ये वर्टिब्री जो सॉरी रिब है और उसके इरेक्टर स्पाइनी के आउटर बॉर्डर के बीच में you'll have the renal angle also known as costovertebral angle. यहाँ देखें, he this doctor is auscultating renal angle. He's trying to check it, not auscultating but he is trying to check it, right? Percussion हो रही है इसकी. So yeah, here you can see इसकी क्या खास बात हो सकती है? क्लिनिकल सिग्निफिकेंस इज द की साइन इन फिजिकल एग्जाम्स फॉर किडनी प्रॉब्लम्स. उसको चेक करते हैं रीनल एंगल को, स्पेशली ड्यूरिंग द किडनी प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो दिस इज CVA percussion on auscultation where provider gently taps this area with a fist and the pain indicates kidney inflammation or infection. So you can see that the uh, examiner or the health practitioner, he is hitting that area, not hitting exactly, but like tapping the area gently with the fist. And then if there is tenderness, if there is pain, it will be obvious. और kidney stones में फिर बाकी referred pains में इसकी easily पता चल जाता है. ठीक है, especially acute pyelonephritis में. Now moving forward. Now finally we are going to discuss the skin and superficial fascia. ये सबसे important है. So when you talk about the skin, the skin is basically, अच्छा अभी मैं I'll talk about skin. The skin of the anterior abdominal wall, this is capable of undergoing enormous stretching. Obviously, because people they tend to get fatter, और फिर जब they do get fat, तो क्या होता है कि उनकी skin obviously abdomen की भी extend करती है. So it's very stretchy, it is capable of stretching, especially as seen in pregnancy with accumulation of fat, which is obesity. तो pregnancy में भी ये extend हो जाती है, stretch हो जाती है. फिर accumulation of fat, which is known as obesity, उसमें extend हो जाती है. फिर whenever a person has ascites, इसमें fluid की accumulation हो जाती है. In that case also, this stretches a lot. And with the growth of large intra-abdominal tumors, this stretches a lot. So skin has a very special stretchy character to it. And but undue stretching, which is persistent, it can result in the formation of whitish streaks in the skin that is known as linea albicantis. तो ये देखिए, ये जो whitish streaks है ना, इन्हें कहते हैं linea albicantis. So that's the word. Linea albicantis, if there is excessive stretching and undue stretching, तो फिर linea albicantis हो जाता है. So I hope that image is clear for you. ठीक है, अब आगे move on करते हैं. Now we're talking about the umbilicus. अच्छा, umbilicus की कोई खास बात नहीं है. This is a normal scar in the interior abdominal wall. अभी umbilicus की बात कर रहे हैं ना, इसकी. ठीक है, so this is a normal scar in the interior abdominal wall which is formed by the remnants of exactly what do you think? Umbilical cord. तो umbilical cord जो होता है ना, obviously at birth it's cut out due to clinical conditions, इसको remove करना पड़ता है. लेकिन हाँ, इसके जो remnant रह जाता है इधर, उसको umbilicus कहते हैं. ठीक है, so it's a very normal scar. It's a very normal scar. Everyone has it, obviously. And it lies in the interior median line at the level of the disc between third and fourth lumbar vertebrae. In the infants, this is usually lower, and also it is lower in the people with a pendulous abdomen. ठीक है, और जो skin है आपके
umbilicus के इर्द गिर्द it is supplied by the T10 segment of the spinal cord, right? Now moving forward, umbilicus का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है which is कैप्यूट मेड्यूसे। कैप्यूट मेड्यूसे की ये डायग्राम भी है। इसमें होता क्या है कि पोर्टल हाइपरटेंशन which is basically hypertension in the tributaries of the portal vein anastomose। वेट मैं क्या कह रही हूँ, अच्छा हाइपरटेंशन हो जाती है उन ट्रिब्यूटरीज की जो कि पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस में होता है। यू मे बी वंडरिंग पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस क्या है, तो दीज आर ट्रिब्यूटरीज ऑफ द पोर्टल वेन एनास्टोमोसिंग विद द सिस्टेमिक वेन। तो ये है पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस, जिसमें क्या होता है पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस में, जिसमें पोर्टल सिस्टम की वेन्स सिस्टेमिक सिस्टम के साथ एनास्टोमोस करी है, ठीक है। तो अगर कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज पोर्टोकेवल एनास्टोमोस, इट्स बेसिकली an important site at which the tributaries of the portal vein anastomose with the systemic vein. तो portal vein and systemic vein, so portocaval anastomosis हो रहे हैं इधर, ठीक है। ये तो portocaval anastomosis का पॉइंट है। अब पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है, अच्छा ये सब कुछ ये पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस हम लाइकस के लेवल पर हो रहे हैं ना। अब पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है कि these anastomosis they're going to open up and they're going to form dilated radiating veins from the umbilicus। तो अब होता क्या है जब पोर्टल हाइपरटेंशन होगी, बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर होगा इन द पोर्टल वेन सिस्टम लीडिंग टू द लिवर विच इज़ मोस्ट ऑफन कॉज्ड बाय सिरोसिस। जब ब्लड प्रेशर हाई होगा तो जितनी भी यहाँ portocaval anastomosis की veins हैं they're going to dilate and they'll start radiating, obviously वो already radiate करी होती है umbilicus से, लेकिन अभी वो ज़्यादा prominent हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन द ब्लड फ्लो, तो इसको कहते हैं कैप्यूट मेड्यूसा, क्योंकि कैप्यूट मेड्यूसा लाइक इमेज है ना, दिस लुक्स सो स्केरी ऑनेस्टली, ठीक है। तो फिर there's one thing about this that the blood flow in the dilated veins is normal and it does not break the barrier of watershed line। watershed line क्या है, watershed line इस तरह कुछ lines होती हैं। फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ की lymphatic drainage दूसरे, मतलब अगर यहाँ जितने भी lymph nodes है ना एक रीजन में, उसके सारे उसी रीजन तक ड्रेन करेंगे, वहीं के लिम्फेटिक्स में ड्रेन करेंगे। दूसरे रीजन के lymph nodes दूसरे lymphatic में नहीं आकर ड्रेन करेंगे, तो इसलिए watershed lines एक बिल्कुल बॉर्डर बना हुआ है lymphatic के लिए, ठीक है। तो नाउ आई होप यू अंडरस्टूड पोस्टोकेवल एनास्टोमोसिस, जिसमें पोर्टल वेन्स आर एनास्टोमोसिंग विद द सिस्टेमिक वेन्स, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन इसका ही ब्लड प्रेशर हाई होता है पोर्टल वेन्स का, एनास्टोमोसिस का वेन्स, पोर्टोकेवल एनास्टोमोसिस की वेन दिल डायलेट और दिल अपीयर रेडिएटिंग फ्रॉम द umbilicus, ठीक है। ये हो गया। अब मूविंग फॉरवर्ड, इसमें है एम्ब्रायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। इसमें ये बात है कि जो अम्बिलाइकस है ना, दिस इज बेसिकली अ मीटिंग पॉइंट ऑफ थ्री सिस्टम्स। एक डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको वाइटलो इंटेस्टिनल डक्ट कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम यूरेकस, एंड वेस्कुलर सिस्टम अम्बिलाइकल वेसल्स। अब हम इन तीनों के लेवल्स का डिफरेंट डिफरेंट क्लिनिकल्स डिस्कस करते हैं। तो जो वाइटलो इंटेस्टिनल डक्ट है ना, ऑल्सो यू कैन रेफर टू द डायग्राम ऑन द सेम चैप्टर 16.7 डायग्राम है, और दूसरा एक और भी चैप्टर मैंने इसकी डायग्राम देखी थी, दैट आई लेट यू नो। ये है पेज नंबर 311, इसमें डायग्राम 20.19, यू कैन आल्सो रेफर टू दैट। इसमें आपको पता चलेगा कि कैसे व्हाट हैपेंस इज दैट कि जो रेमनेंट्स होते हैं विटिलो इंटेस्टिनल डक्ट जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम है, दे आर गोइंग टू फॉर्म ट्यूमर एट द एम्ब्लाइकस, और वो ट्यूमर विल बी रसबेरी रेड ट्यूमर और चेरी रेड ट्यूमर, ठीक है। तो अगर वाइटिलो इंटेस्टिनल डक्ट रेमनेंट उसके रह गए तो फिर वो रेस्पबेरी रेड या चेरी रेड ट्यूमर बन जाएगा। और अगर persistence of a patent vitreointestinal duct results in fecal fistula of the umbilicus, और अगर वो पूरी की पूरी मतलब persist करती रह गई, so it will result in fecal fistula, ठीक है। ये आप सामने देख सकते हैं, this is fecal fistula and cherry red tumor। अगर प्रॉक्सिमल पार्ट विट्रो इंटेस्टिनल डक्ट का रह गया तो वो मेकल्स डाइवर्टिकुलम बनाएगा। अगर उसका प्रॉक्सिमल पार्ट रह गया, मेकल्स डाइवर्टिकुलम क्या है, ये स्मॉल क्योंकि अभी हम किसकी बात करें, विट्रो इंटेस्टिनल डक्ट, वो क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की परसिस्टेंस है ना इसमें, या तो उसके रेमनेंट्स रह गए। तो देखो ये किस तरह, अगर प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द विट्रो इंटेस्टिनल डक्ट रहेगा तो इस तरह एक डाइवर्टिकुलम बनेगा, ठीक है, जिसको कहते हैं मेकल्स डाइवर्टिकुलम, ठीक है, मेकल्स डाइवर्टिकुलम, ठीक है। अगर मिडिल पार्ट ऑफ वाइटलो इंटेस्टिनल डक्ट रहेगा तो वो एंटेरोसील बनाएगा। और अगर यूरेकस, यूरेकस में क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का है, तो फिर इट विल फॉर्म अ यूरिनरी फिस्टूला, ठीक है, यूरिनरी फिस्टूला बन जाएगा, ठीक है। सो दीज आर मेकल्स डाइवर्टिकुलम, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ विटल इंटेस्टिनल, enteroceal, secondary part of Meckel's vitreointestinal duct, and urachus persistence will relate to urinary fistula। अब उसके बाद
ठीक है, फीकल फिस्टुला भी हो गया, मिकल्स डाइवर्टिकुलम भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट umbilical vessels. Umbilical vessels can be identified as umbilicus. Umbilical vessels कितनी होती हैं? You have two tortuous umbilical arteries and one single umbilical vein. तो ये आपने बात याद रखनी है, इस डायग्राम को याद रखें। अब ये जो रेड वाली है ना, दिस इज द कैच कि वो umbilical vein है और ब्लू वाली umbilical arteries हैं, ठीक है। ब्लू वाली umbilical arteries है, रेड वाली umbilical vein है। तो इसमें टू umbilical आर्टरीज होती हैं और एक अम्बिलिकल वेन होती है, ठीक है। डायग्राम याद रखिए बट कलर्स को मिक्सअप मत करना है, ठीक है। सो यू हैव टू अम्बिलिकल आर्टरीज एंड वन अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन क्या कैरी कर रही है और अम्बिलिकल आर्टरीज क्या कैरी कर रही हैं? Let's look at that as well. The umbilical vessels are blood vessels within the umbilical cord, typically consisting of one vein carrying oxygenated. तो जो रेड वाली है वो वेन है और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है, इसलिए तो वो रेड है क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जा रही है। तो वेन इज कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसमें उल्टा है। सो दिस इज द ओनली प्लेस जहाँ ये उल्टा है। और ऑल्सो पल्मनरी वेसल्स, अगर आपको याद हो कि पल्मनरी वेन भी जो होती है ना, वो भी ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड लेके जा रही होती है लंग्स से हार्ट की तरफ, ठीक है। और यही बात इधर है कि ये इवन द वेन है अम्बिलिकल वेन, लेकिन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, और जबकि आर्टरीज ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेंगे, ठीक है। तो बस ये याद रखना है कि दो आर्टरीज है अम्बिलिकल जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, और सिंगल अम्बिलिकल वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, ठीक है। ये हो गया। अब for some clinical conditions, the vessels need to be catheterized. Obviously, at the birth, they're catheterized, they're removed. Umbilical hernia is seen if there's any weakness present in the umbilicus, तो फिर वो umbilical hernia cause करा देते हैं, ठीक है। So yeah.